हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नालंदा के सतो विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी, वहीं नालंदा के नीरपुर गांव में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्रियों ने सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस खुला विश्वविद्यालय की कुल लागत 89 करोड़ रुपए है, जो 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नई शुरुआत का, एक नई विकास का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों वहाँ पर सब राजनीतिक बात सुनिएगा। यहाँ पर लिए आज एक बेहद खास दिन, बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पढ़ने के लिए 10,000 स्टूडेंट, 1,000 शिक्षक, ये वही इंसान ने कहा था। और उस विश्वविद्यालय का तो खैर नाश हो गया, लेकिन एक बात हम बता देते हैं। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बख्तियारपुर में कैंप किया और वहीं से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया। सच्चाई क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन अवधारणा यही है। तो हम यह भी बता देना चाहते हैं, मेरे पिता दादा सब अब तो नालंदा जिला है, हरनौत ब्लॉक के कल्याण बिघा गांव के थे, और मेरे पिताजी वैद्य थे। बख्तियारपुर में आवास उन्होंने बनाया, वहीं से प्रैक्टिस करते थे, और मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ था। अगर बख्तियारपुर से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया तो उसी बख्तियारपुर में पैदा होने वाले व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। और आज जाकर देखिए, उसका चयन, ये पंच पहाड़ी है राजगीर की, उसके पास उसका चयन किया गया है, और उसका एक हिस्सा बिल्डिंग भी लगभग बनकर तैयार है, और वो राजगीर से चलना शुरू हो गया। देश और बाहर के भी अब स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-2 साल के अंदर वो अपना पूरे रूप में अपने कैंपस में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा बगहा नगर परिषद के तरफ से आवास बनाने के लिए कार्य आदेश का ग्रामीणों को वर्क ऑर्डर दिया गया। मौके पर सिटी मैनेजर अभय कुमार सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर कुढ़नी प्रखंड के जनता द्वारा एकता परिषद के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित RDS कॉलेज के समीप से पद यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आकर पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई। ये इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि राजनीतिक दल आवासीय भूमिहीनता के सवाल को और युवा बेरोजगारी के सवाल को गंभीरता से लें। इस पदयात्रा के माध्यम से हम राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाला है, वो चुनावी घोषणा पत्र में 10 डिसमिल जमीन आवासीय भूमिहीनों को दिया जाएगा, इसका वादा करें। ये पदयात्रा है कि आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन खरीदकर देने का कानून बनाया जाए। दूसरी मांग है कि नौजवानों का कामों का मूल अधिकार हो और सही से गरीबों का जांच करके उसको घर की जमीन खरीद करके दिया जाए।
मुजफ्फरपुर समाहरणालय में लोक चेतना दल की ओर से पताही हवाई अड्डा चालू कराने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंतरी देवी अनशन पर बैठी। लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि जब तक इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। किस लिए अनशन किया गया? पताही हवाई अड्डा को चालू कराने की मांग को लेकर के यह अनशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 15 सूत्री मांग है और जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापक अनियमितता है, गड़बड़ी है, उसके विरुद्ध तथा हाई मस्ट लाइट जो 0 माइल में जो बंद पड़ा हुआ है, जो करोड़ों की क्षति है, जो करोड़ों के राजस्व अनावश्यक बर्बाद हो रहा है और उसका जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अव्यवस्थाओं के विरुद्ध जो है आज से अनशन प्रारंभ किया गया है। गया के नगर प्रखंड में निम्न वर्गीय लिपिक पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की मौत कैंसर से पीड़ित होने के कारण 2 जुलाई 2018 को हो गई थी। इस संदर्भ में उनके विभाग से अब तक कोई सहयोग नहीं मिल पाया है और यहां तक कि फरवरी माह से जुलाई तक का वेतन भी बकाया रह गया है, जो अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में त्रिपाठी गुट राज्य महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कपिल देव नारायण यादव ने कहा कि नगर प्रखंड में कार्यरत सुरेश कुमार नामक प्रधान सहायक ने बिल नहीं बनाया और कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। कैंसर रोग से ग्रसित थे। हम लोग उनको चंदा कर कर के भी इलाज करवाए, काफ़ी संगठन से मदद मिला कर्मचारियों के द्वारा भी, और उनको हम लोग 8 माह पहले उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोग कलेक्टर से भी और स्थापना से भी कई एक बार मिले और मिलने के बाद इनकी नियुक्ति हुई दिसंबर में। अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, किसी तरह का पावना का भुगतान नहीं हुआ। मानवीय दृष्टिकोण से यह घोर निंदा का विषय बनता है और हम जिला पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इनके पूरे परिवार जो अनशन पर बैठे हैं, इनको अभी भी पूरे पावना का भुगतान कर नियुक्ति पत्र दें, नहीं तो पूरे गया जिला में तमाम कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कभी भी पूरे कलेक्ट्रेट और गया जिला कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाने की संभावना है। हम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री, जिला पदाधिकारी से अभी भी अनुरोध करते हैं। शशिभूषण प्रसाद, जिला मंत्री महासंघ। कब तक बैठे हुए रहे क्या? जब तक इनका मांग नहीं होगा। इनका कहना है कि जब तक, अब तो ऐसे मरिए रहे, 8 माह से भूखले मरिए रहे। एक तो ये पहले ही से कर्जदार थे, इनको कर्जा ले लेकर के इलाज करवा रहे थे कैंसर का, हम जानते हैं। लेकिन इनको पैसा तो इनको मतलब कि दाह संस्कार करने के लिए, काम क्रिया करने के लिए भी कर्जे लेना पड़ा। नगर प्रखंड के कार्यरत पर थे। 8 माह हो चुका है, अभी तक कोई राशि नहीं मिला है। बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग भूखे रह रहे हैं। जी बताएं, आप क्यों यहाँ बैठे हुए, क्या मांगे हैं, किनके समाज में? तो स्वर्गीय अमित कुमार नगर प्रखंड में निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में कार्यरत थे, जो कैंसर से भयंकर रूप से पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु 2/7/2018 को हो गई है। मृत्यु उपरांत खेद का विषय है कि अभी तक उनका किसी भी तरह की पावना, इतना तक कि वो जब पीड़ित थे तो जो चिकित्सा अनुदान होता है वो उनकी लाखों रुपया का बिल पड़ा हुआ है, आज तक उनकी भुगतान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 3 लाख रुपये का लोन लिया, जो मतलब एकाध किस्ती वो जमा कर पाए और उनकी निधन हो गया। 1 साल तक
उनके द्वारा चूँकि स्वर्गवास हो गए तो उनका कोई भुगतान नहीं हुआ, इसलिए वो लोन का भुगतान नहीं कर पाए उनके परिवार के द्वारा। अभी 60,000 रुपया उस पर इंटरेस्ट भी हो गया है। और खेत का विषय है, अब मानवीय संवेदना हर किसी को जग जाएगा कि 8 महीना बीत चुका है, अभी तक नॉट ए सिंगल अमाउंट किसी तरह का वो 7-8 तरह की पावनाएँ हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। जैसे उनकी 5 महीना का तो बकाया हो गया, फरवरी से डेथ करते हैं वो जुलाई में, और उनकी फरवरी से वेतन बकाया था। इसके बाद ये आज तक ना उनकी ग्रेच्युटी मिला, न लीव सैलरी मिला, ना इंश्योरेंस मिला, न पीएफ मिला, न अन्य किसी तरह की बकाया उनको नहीं मिला। उनकी परिवार के हालात ये हैं, ये 2 आपके सामने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी पढ़ाई बंद हो गई है। अररिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जजों की सुरक्षा की मांग करते हुए प्रेस वार्ता किया। उन्होंने पुलिस से यह उम्मीद जताई है कि जल्द ही जजों की सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड की तैनाती की जाएगी। बता दें कि गुरुवार की देर रात कुछ बदमाश किस्म के लोग न्यायिक आवास स्थित जी ब्लॉक में घुस गए थे, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी तो आवाम तो सुरक्षित है ही, और जैसी घटना घटित होती चली जा रही है, अब जुडिशियल पदाधिकारी और कॉलोनी में भी सुरक्षित नहीं रहे। जो दूसरे का सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो भी न्याय दिलाने के काम में बाधा पहुंचाने का जो ये क्रिमिनल के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, पकड़ाए गए व्यक्ति मुजब्बुल या क्या नाम है, उन्होंने बतलाया है जो हम मर्डर करने आए थे। ये तो बहुत हास्यास्पद और शर्मनाक घटना है। किनका मर्डर करने के लिए आए थे? हाकिम का, विश्वकर्मा जी का। और इससे हम लोग बहुत मानसिक क्लेश में हैं और परेशानी में हैं। जो यदि न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं रह पाएगी और न्याय प्रक्रिया ही नहीं रह जाएगी, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो अपने आप में ध्वस्त हो जाएगी। क्या करने का सोच रहे हैं आप लोग आज? हम लोग ये सोच रहे हैं, जो इस क्रम में खेद प्रकट करते हुए आज हम लोग काम से अपने अब्सटेन करेंगे और पुलिस पदाधिकारी को एक संदेश देना चाहते हैं कि स्थानीय थाना प्रभारी जो बार बार मोबाइल करने के बावजूद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके, पहुंचे भी तो ऐसी स्थिति में पहुंचे जो लग नहीं रहा था जो वो पुलिस पदाधिकारी। दिनांक 28/2/19 को 8:30 बजे श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने हमको टेलीफोन पर सूचना दिया कि न्यायिक परिसर स्थित न्यायिक आवास कॉलोनी में कुछ अपराधी लोग घुस गए हैं और एक अपराधी बिल्डिंग के सज्जा पर चढ़ा हुआ है अपराध करने के लिए। इस सूचना पर मैं अपने आवास से वहां पहुंचा तो देखा कि पूरे न्यायिक पदाधिकारी लोग उस अपराधी को घेरे हुए थे और बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। लोग उसको नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे। कुछ पुलिस के लोग भी वहां थे। बहुत कोशिश करने के बाद वो नीचे उतरा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत डीएम और एसपी अररिया को फोन किए। करीब 10-15 मिनट के अंदर डीएम साहब आए और वो भी तब तक अपराधी नीचे आ गया था। उन्होंने भी अपने स्तर से स्थिति का जायजा लिया, परंतु एसपी महोदया उस समय नहीं आई और डीएम ने आदेश दिया अन्य पुलिसकर्मी को कि इसको थाने ले जाइए, पकड़ाए हुए व्यक्ति को। उसके बाद जो है एसपी महोदया करीब 12-12:15 बजे के आसपास पहुंची और उन्होंने जो है अपना स्थिति का जायजा लिया और जिस तरफ से अपराधी चढ़ा हुआ था उधर भी जाके देखी और देखने के बाद
वो चली गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कॉलोनी में न्यायिक पदाधिकारियों के लिए समुचित सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अभी तक जहां तक हमको जानकारी मिली है कि अभी तक कोई उस कॉलोनी के अफसर के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। थाने में रहा तो हम तो अपने चैम्बर में हैं, थाने की बात तो हम नहीं बता सकते क्या हो रहा है। उसका वीडियो क्लिप है हमारे पास, क्लिक है तो इस संबंध में उन लोगों से पूछिए, जो कुछ भी वो लोग पूछ रहे होंगे। हमको वो उम्मीद है कि इस गंभीर मामला को देखते हुए पुलिस प्रशासन को, डीएम साहब को इसमें गंभीरता से लेते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सुपौल जिला मुख्यालय में लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के आगमन पर गोरवगढ़ स्थित अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में उनका स्वागत किया गया। वहीं पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के साथ पूरा देश है। लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और यही नहीं, दुनिया भर में भी एक बड़ी बीमारी है आतंकवाद। जो पुलवामा में 40 और उसके बाद 5 लोग जो शहीद हुए, उससे जो सीमा पार से ही ये सारे काम होते हैं। इसलिए जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ऐसा है कि देश में तो जो मुद्दे हैं पुराने वही हैं। जो सरकार 2014 में बनी थी, उसने जो वादे किए थे, किसान के बारे में कहा था कि 1.5 गुना दाम देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी कल्याणपुर विधानसभा के कार्यकर्ता एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने को लेकर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर 300 से ज्यादा मोटरसाइकिल के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए हाथों में झंडा और पार्टी के गगनभेदी नारों के साथ जोरदार रैली निकाली। इसी प्रकार से कतारबद्ध ढंग से 2 लाइन में अपने स्थानीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सबों को आगे बढ़ना है। तो आप सभी तैयार होकर के इस कारवां में अपने को एक कड़ी के माध्यम से जोड़ लीजिए। यह कारवां मुंगेर जिला जदयू कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल तीनों दलों के अध्यक्ष संतोष सहनी, जिला भाजपा के अध्यक्ष लालमोहन गुप्ता, जिला लोजपा के अध्यक्ष राघवेंद्र भारती ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली एनडीए की ओर से संकल्प रैली में बड़ी संख्या में मुंगेर जिले के तीनों दलों के कार्यकर्ता की भागीदारी हो, इसके लिए तीनों दलों की ओर से व्यापक तैयारी की जा चुकी है। तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंगेर से हम लोग जो है एनडीए के लगभग 15,000 कार्यकर्ता। 3 मार्च को एनडीए गठबंधन के द्वारा जो पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली होने जा रही है। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा आयोजित संकल्प रैली के लिए मुंगेर से 15,000 से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को शिरकत करने की।
मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल के समीप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परिवर्तनकारी जन संघर्ष मंच के बैनर के तत्वाधान में भारतीय वायुसेना के शौर्य अभिनंदन की भारत वापसी को लेकर मुजफ्फरपुर में जश्न जैसा माहौल दिखा। मिग लड़ाकू विमान के विंग कमांडर अभिनंदन के भारत वापसी पर पटाखे फोड़ने के साथ ही एक दूसरे को गुलाल भी लगाए गए। मिठाई खिलाइए। भारत का शेर जिंदाबाद, अभिनंदन जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इतने खुश हैं कि होली ईद बकरीद आज ही गुजारा अच्छी तरह से। इसलिए चूंकि मेरा शेर जो है जंगल में चीर फाड़ करके और अभिनंदन जी आए हैं, इसलिए मैं उनको अभिनंदन जी को सारे देशवासियों की तरफ से अभिनंदन और बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। इसलिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसी जगह और इससे पहले आज से करीब 15 दिन पहले ये बोला था कि अगर भारत का कोई भी यहाँ से नरेंद्र मोदी को भी हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे तो 28 तारीख के बाद 5 तारीख को हम लोग पाकिस्तान में जाकर हाफिज मकसूद का सर कलम करके लाएंगे और नहीं तो वहीं दफन हो जाएंगे। मगर वायुसेना ने जो आज करके दिखाया है वो एक मिसाल है भारत के लिए। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में पाकिस्तान से अभिनंदन के रिहा होने पर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमावर्ती कवैया गांव में जदयू नेता रामपुकार सिन्हा के नेतृत्व में प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने 100 टन बालू के रेत पर आकृति बनाकर स्वागत किया है। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र नौजवानों ने एयरफोर्स के जाबाज पायलट अभिनंदन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अभिनंदन जिंदाबाद। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में कवैया गांव में अभिनंदन जी का स्वागत के लिए, उनके सफल वापसी के लिए हम अपनी कलाकृति के जरिए भगवान से प्रार्थना किए। देश के प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने भारत के जानबाज पायलट अभिनंदन की सकुशल वापसी भारत में आने पर भारत नेपाल सीमावर्ती ढाका विधानसभा क्षेत्र के कवैया गांव में अपनी कलाकृति से अभिनंदन का बालू के रेत पर जो आकृति बिखेरी है और उसका जो अभिनंदन किया है, इसके लिए हम तमाम चंपारणवासी बधाई देते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मधुबनी के भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 80,79,000 रुपए की लागत से बेनीपट्टी प्रखंड के L074 एकतारा और महाराजपुर मुख्य सड़क के बीच बनने वाली पुल का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। सांसद हुकुमदेव नारायण ने कहा कि एकतारा और महाराजपुर मुख्य सड़क के बीच पुल नहीं रहने के कारण आसपास के लोगों और ग्रामीणों को बरसात के दिनों में परिचालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जहां अब इस जगह पर पुल निर्माण हो जाने के बाद लोग सहजता पूर्वक आवागमन कर सकेंगे। दुर्गेश ले इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।